हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ आर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश गाइस। आज है हमारा डे 43 जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं हिमाचल जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ द ईयर 2020। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने आधे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं 2020 के। इससे पहले वाले लेक्चर में जो बचे हुए क्वेश्चन है गाइस उन्हें आज हम कंप्लीट कर लेंगे और ये हमारे हिमाचल जीके के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस। देखो, अब हमने क्या नोटिस किया था इस साल का जो 2020 वाले पेपर आया था उसके अंदर ट्रेंड कि ऑप्शन वाले क्वेश्चन, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो ज्यादा आने लगे थे। ठीक है, सो यहाँ भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कल्चरल सोसाइटी में से हिमाचल की। आपको बताना है कि इनमें से फोक डांसेस फेयर और फेस्टिवल पे क्वेश्चन है, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ओके, प्लीज फोकस ऑन द वर्ड नॉट ट्रू, क्योंकि ये मिस नहीं करना है। अगर आपने एग्जाम में ये गलत कर दिया, अगर ये वर्ड मिस कर दिया नॉट, तो फिर आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, तो हो जाएगा, तो इस वजह से प्लीज डोंट मिस दैट वर्ड। अब ये फोक डांसेस से रिलेटेड है। सो अगर हम ऑप्शन देखते हैं, जैसे मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि यू रीड ऑल दी स्टेटमेंट, देन व्हाट यू नीड टू डू इज लुक एट दी ऑप्शंस, तो आपका काम थोड़ा इजी हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव, 2 and 3 गलत है, या फिर 1 और 4 गलत है, या फिर नन ऑफ दीज गलत है। ठीक है, सो अब हमें यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं दिखता है कि अगर हम एक स्टेटमेंट को सही कर देते हैं तो बाकी सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बस इतना हो सकता है, अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक करते हो तो आपके पास कौन से ऑप्शन बचते हैं कि फर्स्ट ठीक हो जाएगा, तो आपके पास स्टेटमेंट बचेगा बी, 2 और 3 गलत हो सकता है। ठीक है, या फिर डी, नन ऑफ दीज आर रॉन्ग, तो ये ऑप्शन बचता है। अगर आप 2 को ठीक कर देते हो तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या बचता है, 1 and 4 भी हो सकता है, तो डी बचता है। तो ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं जिससे एक से आप चेंज कर सको, बट व्हाट वी आर ट्राइंग गोइंग टू डू इज कि हम लोग सारे स्टेटमेंट पढ़ेंगे और उनको थोड़ा सोचेंगे उनके ऊपर। ठीक है, तो खेरेद एंड उजगम जामा आर द फेमस स्वॉर्ड डांसेस। ठीक है, ये फेमस स्वॉर्ड डांसेस है, ऐसा बोलना है इनका। उसके अलावा फिर आगे क्या बोला हुआ है, गोंडा, सांत एंड भोज आदि गिवन इंपॉर्टेंस ऑफ कुंभा बाय द हिल पीपल, यानी ये जो 3 चीजें हैं, 3 फेस्टिवल्स हैं, ठीक है, इनको कुंभ फेयर की, जो कुंभ फेयर और फेस्टिवल होता है उसकी इंपॉर्टेंस दी जाती है हिल पीपल से जितनी कुंभ को दी जाती है। तो यह कुंभा इज दैट कुंभ मेला ओनली। ठीक है, और मिंजार फेयर जो है वो सेकेंड संडे ऑफ सावन में स्टार्ट होता है, और चंबा में सेक्रेड मास डांस परफॉर्म किया जाता है ओनली बाय लामास। ठीक है, सो गाइज मैंने ऑलरेडी, हम जो हिमाचल जीके की वीडियोस देते हैं आपको, उसमें काफी सारे ये ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, क्योंकि मैंने वहां पे आपको डांसेस और फोक डांसेस, फेयर्स और फेस्टिवल ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। तो आप देखोगे कि ऑलमोस्ट ये लास्ट की तीनों जो स्टेटमेंट है वो तो वहीं से आई हुई हैं, और आप अगर आपने वो पढ़ी होती, बिकॉज दे आर वेरी बेसिक ना। अगर आप हिमाचल के कल्चर को कवर कर रहे हो तो आप फेयर और फेस्टिवल, ठीक है, ये तो पक्का पढ़ के जाओगे ना। तो इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि ये इजी क्वेश्चन है, इसे इतना डिफिकल्ट नहीं है, तो आप थोड़ा सोचो और कोशिश करो इसे ठीक करने की। ठीक है, तो आंसर क्या था कि इनमें से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। ओके, सो बाकी तीनों मैंने ऑलरेडी अपनी हिमाचल जीके वाली वीडियोस में कवर करा है। हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है उसमें दिस इज दीज आर दी आर्ट फॉर्म्स ऑफ कुल्लू। ठीक है, तो ये जो 2 हमें डांस फॉर्म्स दी थी, फोक डांसेस दिए थे, कुल्लू में से है। ठीक है, सो ऑल द टाइम पहाड़ी पीपल ऑफ कुल्लू इज नाटी। ठीक है, ऑल द टाइम फेवरेट जो डांस होता है पहाड़ी पीपल का वो नाटी डांस होता है। नाटी भी हमने ऑलरेडी अपनी वीडियोस में कवर किया हुआ है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि बाकी जो इंपॉर्टेंट डांस है वो है खेरेद, उजगमा और चंदेगी बिरीकर। ठीक है, आई एम रियली सॉरी अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होगा फ्रॉम द लोकल डायलेक्ट। ठीक है, प्लीज डोंट माइंड इट। एंड दीज हैव स्पेसिफिक थीम्स, हर डांस की एक स्पेसिफिक थीम होती है। एंड इनका जो ये 3 डांसेस है इनका मार्शियल सिग्निफिकेंस है, मार्शियल यानी मार्शल आर्ट जो होती है। ठीक है, जहां पर लोग डांस करते हैं विद स्वॉर्ड्स इन देयर हैंड्स। तो अगर आपने ये पढ़े हैं तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अगर आपने डांस फॉर्म से फेयर्स और फेस्टिवल पढ़े तो दैट क्वेश्चन वाज रियली रियली इजी। ठीक है, कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। फिर हमने देखा कि दूसरे टाइप के क्वेश्चन जिनकी जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गया है वो किस टाइप के क्वेश्चंस है, मैच दी फॉलोइंग के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे गए थे। तो एक साइड ऑथर दी है, एक साइड बुक दी है। सो आगे हम ये भी कवर करेंगे कि हम लोग सारी बुक्स को कवर करेंगे जो हिमाचल से रिलेटेड है। सो अगर आपको इनमें से ऑप्शंस अगर आप देखोगे तो आपको क्या करना होगा
अब यहाँ पे क्या तरीका होता है मैथ्स द फॉलोइंग सॉल्व करने का। अगर आपको एक भी आंसर इसमें से पता है कि एक का आंसर ये है, या मुझे आपको एक भी ऑथर या बुक पता है, तो यू चेक दैट इन दिस ऑप्शंस, ठीक है। जो मुझे बिल्कुल ठीक पता है मैं उसको देखता हूँ कि वो किस ऑप्शन के अंदर है। अगर हम वैसे देखें, सो गाइज हम लोग बोल सकते हैं कि इनमें से कोई भी डिटर्मिनेंट नहीं है, क्योंकि आप देखोगे तो ए के पास भी 4 2 में आ रहा है, बी में भी 4 2 में आ रहा है, देन सी के अंदर भी 2 आ चुका है 2 बार। तो क्या होता है यूजुअली ना, आप उस वाली एक स्टेटमेंट को या उस ऑप्शन को पकड़ते हो जिसके अंदर एक सिंगल चीज है, मतलब सिंगल टाइम आया है। जैसे कि अगर बाई चांस ए के सारे ऑप्शंस अलग होते तो आप ए को पकड़ लेते कि अगर मुझे ए पता चल गया तो फिर मुझे सही आंसर पता चल जाएगा, बाकी को मैच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। है द राइट आंसर इज डी, ठीक है। तो हाँ, जो हरमन गोड्स हैं उन्होंने द अर्ली वुडन टेम्पल ऑफ चंबाज ये बुक लिखी है। मैंने आगे सारी बुक्स दी भी हैं, आप उन्हें देख भी सकते हो, ठीक है। ये रही यहाँ पे। तो हिमालयन आर्ट जो है वो लॉरेंस बाय बियॉन ने लिखी हुई है। द अर्लियन वुडन टेम्पल ऑफ चंबा जो है वो हरमन गॉड्स ने लिखी है। देन कांगड़ा वैली पेंटिंग जो है वो एम.एस. रंधावा ने लिखी हुई है। एंड द लास्ट वन दैट इज कांगड़ा। नाउ सी बोथ ऑफ दीज बुक्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर, द ओनली डिफरेंस इज द वर्ड वैली, ठीक है। एक में कांगड़ा वैली पेंटिंग है और एक में कांगड़ा पेंटिंग है। सो ये भी कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया जाता है, और इस तरह की बुक ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज देखो यहाँ पे एग्जामिनर को एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है, आपको कंफ्यूज करने का। तो इसलिए अगर कोई ऐसी बुक्स है ना जिनके नेम सिमिलर है तो प्लीज डू रिमेम्बर देम, प्लीज डू उन्हें याद कर लो, मेमोराइज कर लो अच्छे से उनके नाम और उनके ऑथर्स के नाम। तो ये डब्ल्यू.जी. आर्चर ने लिखी है। सो दीज आर दी 4 बुक्स जो अभी क्वेश्चन में पूछी गई है और इनके ऑथर के साथ मैच करना था। कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अकॉर्डिंग टू 2019-20 बजट, ठीक है, अब बजट एस्टिमेट्स की बात आ गई। मैंने आपको 2 चीज बताई थी कि जब भी आप एग्जाम देने जाओ तो 2 चीज ना बिल्कुल पढ़ के अच्छे से रट के जानी है आपको। दोज आर बजट, हमारा बजट एक, और एक हमारा इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। ये जो 2 चीजें हैं ना, यहाँ से इतने क्वेश्चंस आते हैं कि आप सोच नहीं सकते हो। हिमाचल की इकोनॉमी के तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहीं से डायरेक्टली उठा लिए जाते हैं स्टेटमेंट पे। और स्पेसिफिकली जो नंबर्स दिए हैं ना, डोंट मिस देम, बिकॉज नंबर्स आर इंपॉर्टेंट। जो एस्टिमेट्स और अप्रोक्सीमेट वैल्यूज दी जाती हैं, कहाँ पर कितनी ग्रांट जा रही है, कितनी फंडिंग जा रही है, या फिर जो क्रॉप प्रोडक्शन है, हॉर्टिकल्चर है, उसके अंदर कितना एरिया आता है। सो इस तरह के क्वेश्चंस फॉर्म हमने देखे कि पूछे गए हैं रेगुलरली, और इसी वजह से बजट और इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि क्वेश्चन बजट में से डायरेक्टली व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इज टू बी स्पेंट ऑन, यानी वो पूछ रहे हैं कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का उसमें से कितना परसेंटेज सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट पेमेंट सब और सब्सिडीज देने में जाएगा हिमाचल प्रदेश में। द राइट आंसर इज 59%। ओके 59% जाएगा। ये क्वेश्चन डायरेक्टली बजट में था। अब द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जो एक्सपेंडिचर है ना, सैलरी, पेंशन और इंटरेस्ट पेमेंट का, इसको कुछ बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं वो मैं बताऊंगी आपको। कमिटेड एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है। सो कमिटेड एक्सपेंडिचर क्या होता है? वो एक्सपेंडिचर जो स्टेट की साइड से सैलरीज, पेंशन और इंटरेस्ट देने में जाता है, उसे कमिटेड एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और ये बहुत ही लार्ज पार्ट होता है, प्रोपोर्शन होता है बजट का, क्योंकि जैसे आपने देखा 59% इज अ ह्यूज परसेंटेज, ठीक है, ह्यूज पोर्शन। अगर हम 2020 और 2021 में की बात करते हैं तो यहाँ पे 1920 के जो एस्टिमेट्स दिए थे, तो दिस इज 11.7% हायर देन द रिवाइज्ड एस्टिमेट्स ऑफ 2019 एंड 20। मैंने आपको आगे के लिए भी बता दिया है कि जो एस्टिमेट्स लगाए गए थे उससे 11.7% हायर गई है ये वैल्यू, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश एस्टिमेटेड टू बी स्पेंड 70% ऑफ दिस रेवेन्यू रिसीव्स ऑन द कमिटेड एक्सपेंडिचर। दिस कंप्राइजेस, अब ये जो टोटल कमिटेड एक्सपेंडिचर है उस पे 70% जाना था, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे जो टोटल है उसका 70% जाना था। इसमें सैलरीज पे कितना जाएगा? 39%, पेंशन पे 19%, और जो पेमेंट्स है, इंटरेस्ट पेमेंट्स है, वो 13% जाएगा, ठीक है। सो एस्टिमेटेड से 14% ऑलमोस्ट, जो रिवाइज एस्टिमेट थे हमारे, उससे कितना ऊपर चला गया है? हमारा सैलरीज का 14% चला गया है। यानी 59 एस्टिमेट किया था, लेकिन उससे 70% 59 एस्टिमेट किया था हमने, लेकिन कितना गया है? 70% गया है, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर होगा। आगे आपको इस पर क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए जरूरी है कि आप ये सारा जो डेटा है, जो डिटेल्स है, इनको पढ़ लें।
कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। फिर से नॉट करेक्ट पे क्वेश्चन आया है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिया और आपको बताना है कि कौन से इनमें से गलत होगा। सो अगेन इट्स अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, अगर आपने पढ़ा है तो ठीक होगा वरना नहीं हो पाएगा। एंड अगेन इट्स क्वेश्चन फ्रॉम बजट, फिर से ठीक है। फर्स्ट रिवाइज एस्टिमेट बताना है आपको, द पर कैपिटा इनकम एट करंट प्राइस पे जो पर कैपिटा इनकम है पर एज पर द रिवाइज फर्स्ट रिवाइज एस्टिमेट, जो फर्स्ट रिवाइज एस्टिमेट आए थे उनके अकॉर्डिंग उसमें कितनी ग्रोथ देखी गई है, विटनेस की है 6.2% की, इनका कहना है। तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक है गलत है, ये आपको बताना था इसके अंदर। ठीक है, अब मैं बोलूंगी आपको कि ये जो स्टेटमेंट है ना डायरेक्ट बजट में से उठाया, अगर आपने पढ़ा होता तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही से कर पाते। एज पर द रिवाइज एस्टिमेट द कंट्रैक्शन इन द इकोनॉमी for 2020 and 21 was expected around 7.9% as of December। यानी जो कंट्रैक्शन होगा इकोनॉमी में, कंट्रैक्शन क्यों होगा इस टाइम पे, बिकॉज ऑफ कोविड-19 इकोनॉमी में कंट्रैक्शन आएगा, और वो बोल रहे हैं कि अराउंड 7.9% होगा दिसंबर 2020 एज ऑफ। ठीक है, सो इतना होना। जो थर्ड स्टेटमेंट है वो ये बोलता है इकोनॉमिक ग्रोथ इन स्टेट एचपी, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ हिमाचल प्रदेश में आज भी गवर्न की जाती है बाय एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। ठीक है, सो ये ठीक होगा, नॉट करेक्ट हो ही नहीं सकता है। आपको एक स्टेटमेंट पता चल गया जो थर्ड है कि ये करेक्ट होगा। देन फोर्थ वन इज द स्मॉलर प्रोजेक्ट इन द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सेक्टर अप टू 2 मेगावाट have been reserved for the investors from HP only। यानी जो स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सेक्टर के प्रोजेक्ट हैं 2 मेगावाट तक, वो जो है वहां पर उसमें कौन इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो एचपी के हैं सिर्फ वही इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो दीज आर दी 4 स्टेटमेंट, आपको बताना था सही जो गलत स्टेटमेंट है, जो फर्स्ट दो है वो गलत है गाइस। एंड इट वाज इजी, देखो थर्ड तो आपको पता ही चल गया ना, ठीक है, क्योंकि दैट इज रियली कॉमन। अगर आप हिमाचल के बारे में थोड़ा भी पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा कि हिमाचल की जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। ठीक है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाता है। सो ये तो चला गया, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो हमारे पास बचते हैं 2 ओनली, 4 ओनली, 1 एंड 2। अब नाउ 2 दो बार आया है तो उसके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं ठीक होने के। सो इस तरह आप एलिमिनेशन भी कर सकते हो, बट इट विल बी बेनिफिटेड अगर आपको एग्जैक्ट स्टेटमेंट पता होगी। तो अगर आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते हो तो रिस्क लो, अदरवाइज रिस्क मत लो। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। अब थोड़ा बात कर लेते हैं, जो स्टेटमेंट है डायरेक्टली आए हुए हैं गाइस हमारे बजट में से। तो पहले रिवाइज एस्टिमेट था, उसके अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश में करंट प्राइस जो है 1,90,407 से 1,76,460 जो 2088 था, इससे यहाँ बढ़ गया है। ठीक है, तो कितना रजिस्टर ग्रोथ किया जा रहा है, 7.9% का ग्रोथ रजिस्टर किया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्शन कितना एक्सपेक्टेड है, 6.2% का, ना कि 7.9% का। आप देख रहे हैं इन्होंने वैल्यू उल्टी कर दी थी इसके अंदर। ठीक है, 7.9 दिया था उन्होंने कॉन्ट्रैक्शन, बट द रियल कॉन्ट्रैक्शन दैट इज गोइंग टू हैपन इन द ईयर as per December 2020 in the 2020-21 due to COVID-19 is 6.2%। ठीक है, I hope clear होगा। Now coming on to our next question guys, which of the following statement is not correct। फिर से हमें not correct statement बतानी है about the banking system in हिमाचल प्रदेश। ठीक है, as per census 2011 हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आफ्टर बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे इज द सेंसस। आप सेंसस अलग से पढ़ लो, अदरवाइज इकोनॉमिक सर्वे में भी सेंसस का बहुत सारा डेटा दिया हुआ होता है। तो जब आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हो तो जहां पे भी सेंसस का डेटा है उसे ज्यादा अच्छे से पढ़ो, ये मैं कहना चाहती हूँ। सो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग एवरेज पॉपुलेशन पर ब्रांच एक स्टेट में कितनी आती है, 3129 पीपल, यानी 3129 पीपल पे एक ब्रांच है बैंक की। ये सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग ये बोल रहे हैं कि स्टेटमेंट ठीक हो गया नहीं। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक हैज 21 ब्रांचेस इन हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो हाईएस्ट नंबर ऑफ 423 बैंक ब्रांचेस है, यानी सबसे ज्यादा बैंक ब्रांचेस कहाँ पे, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। फोर्थ स्टेटमेंट ये है कि द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई जो है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है लीड बैंक बनने की, ऑफ लीड बैंक ऑफ 2 डिस्ट्रिक्ट चंबा एंड लाहौल स्पीति, यानी चंबा और लाहौल स्पीति का जो लीड बैंक है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एसबीआई को दे दी गई है। आपको बताना था कि इन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट ठीक नहीं है। नाउ दीज स्टेटमेंट आर क्वाइट स्पेसिफिक है बहुत ज्यादा, तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पता होना चाहिए तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। हम एक बार ऑप्शन देख लेते हैं कि अगर आपको पता चल जाए कि फर्स्ट स्टेटमेंट 1 ट्रू है तो आप इन्हें एलिमिनेट कर पाओगे।
ठीक है, अगर आपको पता चल जाए कि स्टेटमेंट 4 ट्रू है तो फिर या भी नहीं कर सकते हो। अगर आपको पता चल जाए कि स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है, 2 सही नहीं है, तो आपको आंसर मिल जाएगा आपका। ठीक है, तो द राइट आंसर वाज डी, दैट इज 2 ओनली, यानी द स्टेटमेंट 2 वाज नॉट करेक्ट, अदरवाइज बाकी सारे स्टेटमेंट ठीक थे। ठीक है, सो इट इज अ क्वाइट स्पेसिफिक क्वेश्चन। अगर आपको पता होगा तो ही आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको नहीं पता है, क्योंकि एलिमिनेशन से भी 2 ऑप्शन सिर्फ तब भी बचते हैं, और अगर आपको श्योरिटी नहीं है तो प्लीज लीव दिस क्वेश्चन। ओके, ठीक है, अब हम बात करते हैं कोऑपरेटिव बैंक की। तो टोटल ब्रांच कितनी है? जो हमारी स्टेटमेंट गलत हुई थी वो गलत क्यों थी? तो नेटवर्क ब्रांचेस कितनी है? 546 है। और स्टेट का एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक, हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक जो है जिसकी ब्रांचेस दी थी वहां पे, उसके नेटवर्क में 213 आती है। कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अंदर 217 ब्रांचेस आती हैं। ठीक है, तो आप ये डेटा याद कर लेना। अभी इन्होंने एचपीएससीबी के बारे में पूछा था, नेक्स्ट टाइम मे दे आस्क अबाउट केसीसीबी। ठीक है, तो वो भी पता होना चाहिए। सो प्लीज टू राइट दिस डेटा, आप ये सारा डेटा लिख लो और उसे याद कर लो। ठीक है, कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। अब उन्होंने करेक्ट पूछा है अबाउट द हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट 1977। ठीक है, नाउ अब जो एक्ट्स होते हैं ना वो हम यहाँ तो पढ़ेंगे ही, लेकिन आपको क्या देखना है कि क्या ये एक्ट अमेंड हुआ है। अमेंड हो गया तो फिर अब जो नया एक्ट आया हुआ है उसमें उसका प्रोविजंस क्या है, क्या चेंजेस आए हैं, क्योंकि वो भी पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए उसके बारे में। तो दैट इज योर होमवर्क कि गो एंड जस्ट चेक कि इसका कोई अमेंडमेंट आया है और उसमें क्या प्रोविजन चेंज हुए हैं। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो स्पेसिफिक। अगर आपको ये एक्ट के बारे में पता है तो ही आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। बट इजी थिंग इज कि यहाँ पे ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो इट हैज बीन इन्फोर्स इन 55 प्लानिंग एरियाज। ये बोला जा रहा है कि 55 प्लानिंग एरियाज में इन्फोर्स किया गया है। राइट आंसर, ठीक है, राइट स्टेटमेंट है। प्लानिंग एरियाज कॉन्स्टिट्यूट 1.60% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट, यानी टोटल जोग्राफिकल एरिया जो है स्टेट का, उसमें से प्लानिंग एरिया कितना आता है? 1.60% ही है, सिर्फ उतना ही एरिया प्लान्ड है। ठीक है, अंडर दिस एक्ट the above act is enforced in 35 special areas of हिमाचल प्रदेश। ठीक है, 35 स्पेशल एरियाज में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। और 2.06% एरिया जो है टोटल जोग्राफिकल एरिया स्टेट कम्स अंडर द स्पेशल एरिया। यानी हमारे पास 2 एरिया हो गए, एक प्लानिंग एरिया, एक स्पेशल एरिया। ठीक है, तो प्लानिंग एरिया के अंदर 1.60% ही आता है टोटल, और स्पेशल एरिया के अंदर कितना आता है? 2.06% आता है। और ये सारे ही स्टेटमेंट सही है, बिकॉज इट अ स्पेसिफिक क्वेश्चन। तो बस आपको एक्ट पढ़ना है, उसके अंदर आपको सारे स्टेटमेंट्स मिल जाएंगे। So we know because the act is quite lengthy, we're not going to discuss the act as per se। ठीक है, लेकिन आपको आपका होमवर्क ये है कि आपको इससे जो अमेंडमेंट आया है अगर, तो आपको वो पढ़ना होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं गाइस अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नाउ इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आपको बताना है इनमें से करेक्ट कौन सा क्वेश्चन जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। यहाँ पर आपको कुछ स्कीम्स, कुछ पोर्टल्स, कुछ इनिशिएटिव्स दिए हुए हैं। नाउ हिमाचल की स्कीम्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमने देखा है जब हमने अभी डिस्कस किए थे सारे प्रीवियस ईयर कि हर साल एक ना एक स्कीम तो जरूर आई है। और स्पेसिफिकली वो किस पे फोकस करते हैं? वुमेन और गर्ल्स की स्कीम जरूर पूछी जाती है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है ई उद्यम पोर्टल। आपको बताना क्या है करेक्ट कौन सा नहीं है। तो ई उद्यम पोर्टल वो है जहां पर फार्मर्स अवेल कर सकते हैं हॉर्टिकल्चर फार्मिंग सर्विसेज बेनिफिट बाय सिटिंग इन देयर होम। ठीक है, अब थोड़ा अंदाजा लगाओ, ई उद्यम पोर्टल यानी पूरा डिजिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपने घर से बैठ के तो कर सकते हैं। अब उद्यम पोर्टल, उद्यान यानी जहाँ पे सब्जी वगैरह और फल वगैरह होते हैं। ठीक है, बगीचे टाइप आप उसे बोल सकते हो। तो कहीं ना कहीं हम, अगर आपको नहीं भी बताया तो आप थोड़ा रिलेट कर सकते हो कि हाँ जहाँ तक ये सही होगा। इट्स अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट, कोई स्पेसिफिक डेटा नहीं दिया है तो ये ठीक हो सकता है। उसके बाद आती है विशेष महिला उत्थान योजना, स्कीम फॉर्मुलेटेड फॉर रिहैबिलिटेशन। ठीक है, ऑलवेज व्हेनेवर यू आर अटेम्प्टिंग योर क्वेश्चन पेपर ना, अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ताकि आपको जब आप रीड करो, क्योंकि कई क्वेश्चन आपको सेकंड रीडिंग देनी होगी, किसी में आपको थर्ड रीडिंग भी देनी पड़े शायद। तो अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर्कल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ताकि जब आप उसे पढ़ो तो आपको पता हो कि इन क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। तो विशेष महिला उत्थान योजना, रिहैबिलिटेशन किसका? ऑफ फिजिकल एंड सेक्सुअली अब्यूज्ड वुमेन थ्रू टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग।
ठीक है। सो रिहैबिलिटेशन कर रहे हो, आपको पता है किसके थ्रू कर रहे हैं, टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग के थ्रू कर रहे हैं। ठीक, तो ये मेन एम हो गया इस स्कीम का। देन थर्ड जो स्कीम दी है वो है मेधा प्रोत्साहन योजना। मेधा प्रोत्साहन योजना में क्या है, ₹1,00,000। अब यहाँ पे फोकस आपको 1,00,000 पे करना है क्योंकि ये गलत हो सकता है। ठीक है, तो 1,00,000 इज प्रोवाइडेड टू दी मेरिटोरियस स्टूडेंट टू प्रोवाइड गाइडेंस एट कोचिंग सेंटर। तो कोचिंग सेंटर्स पे फोकस कर रहा है। देन हमारी फोर्थ स्कीम कौन सी है, मुख्यमंत्री 1 बीघा स्कीम। ठीक है, इस स्कीम के अंदर क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एम्पावर करेगी रूरल वुमेन को। सो प्लीज फोकस ऑन कि रूरल वुमेन की ही बात कर रहे हैं, बाय हेल्पिंग देम बिकमिंग सेल्फ सफिशिएंसी और एम्प्लॉयमेंट अंडर एमजी नरेगा। ठीक है, तो एमजी नरेगा की भी बात की है यहाँ पे। सो आपको देखना है कि अगर आपको स्कीम आती है क्या उनके अंदर ये जो सर्कल वर्ड है ये सारे वर्ड्स आते हैं या नहीं आते हैं। अब गाइज द राइट आंसर फॉर दिस वन इज डी, यानी कोई वो मतलब इनमें से कोई भी गलत नहीं है, सारी ही स्टेटमेंट ठीक से, सारी ही स्कीम ठीक है। अब थोड़ा हम स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने जो हॉर्टिकल्चर के लिए ई उद्यम पोर्टल लॉन्च किया है, तो बिल्कुल ठीक था कि ये डिजिटलाइज पोर्टल जहां पे आप फार्मर जो है वो अपने घर पे बैठे हुए हॉर्टिकल्चर सर्विसेज का फायदा उठा सकता है, उनके बारे में जान सकता है। सो इट इज एन ऐप टू गेट बेनिफिट ऑफ हॉर्टिकल्चर सर्विसेज। ठीक है, तो प्रोसेस टू फिल हॉर्टिकल्चर फार्मर रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज सिंपल एंड हैसल फ्री बनाया गया है। साथ ही साथ न्यू इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर सेक्टर सिस्टम भी लेकर आए हैं। सो ये भी याद करना आपको, नेक्स्ट टाइम में भी इस पे क्वेश्चन आ जाए। साथ ही साथ एन इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट इज दैट दिस पोर्टल इनेबल गवर्नमेंट टू वर्क एज पर सिटीजन चार्टर, यानी जो ये पोर्टल है इसे बना के गवर्नमेंट जो है सिटीजन चार्टर के प्रोविजंस को फुलफिल करती है अंडर द हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट। ठीक है, सो इससे क्या होता है, एक चीज पता चलती है हमें कि पहली चीज सिटीजन चार्टर जो है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के अंदर आता है, साथ ही साथ ई उद्यम पोर्टल को एक पब्लिक सर्विस बना देती है। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर होगा। इससे पहले क्वेश्चन आया हुआ है इनमें से कौन सी पब्लिक सर्विस है। अगर आपने हमारी सारी प्रीवियस क्वेश्चन वाली सीरीज देखी होगी तो हिमाचल वाले क्वेश्चन में ये भी आया है कि इनमें से कौन सी पब्लिक सर्विस है, और ये ई उद्यम पोर्टल का लोगो है। अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, अपनी नेक्स्ट की मेधा प्रोत्साहन योजना गाइस। ठीक है, तो मेधा प्रोत्साहन योजना हिमाचल प्रदेश की, उसके अंदर 1,00,000 का असिस्टेंस दिया जाता है कोचिंग के लिए बच्चों को। देखिए जो अच्छे मेरिटोरियस बच्चे हैं यानी पढ़ने में जो अच्छे हैं उनको कोचिंग के लिए 1,00,000 रुपीज दिया जाता है, ताकि वो जो सिविल सर्विसेज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है इस तरह के उनका प्रिपरेशन कर सके, उन्हें क्लियर कर सके। इसके अलावा गाइस जो हमारे नेक्स्ट स्कीम है दैट इज विशेष महिला उत्थान योजना, ये मैंने कवर कराई हुई है, जहाँ पे मैंने वेलफेयर स्कीम्स के अंदर कवर कराई थी इंपॉर्टेंट स्कीम्स रिलेटेड टू वुमेन इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, सो ये हमारी स्कीम है। अब इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये स्पेशली लॉन्च किए रिहैबिलिटेशन के लिए। ये देखो ये सारे वर्ड वहां पे थे। ठीक है, ये उसी स्लाइड है। रिहैबिलिटेशन के लिए किसके, फिजिकल और सेक्सुअली अब्यूज वुमेन के। किसके थ्रू, एग्जैक्ट सेम स्टेटमेंट है बिकॉज दिस इज द एग्जैक्ट स्टेटमेंट ऑफ द स्कीम। ठीक है, सो थ्रू टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग के थ्रू रिहैबिलिटेशन करेंगे फिजिकल और सेक्सुअली अब्यूज वुमेन का। सो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि आप अगर स्कीम पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको जो स्कीम में स्टेटमेंट दिया हुआ है ना, एम एंड ऑब्जेक्टिव, अगर आप उस स्टेटमेंट को पढ़ते हो तो कई बार डायरेक्टली वही स्टेटमेंट उठा के पूछ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, इस स्कीम के अंदर वुमेन्स को रिहैबिलिटेशन दिया जाएगा, साथ ही साथ उन्हें ट्रेन किया जाएगा। ठीक, वुमेन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी उनको वोकेशनल ट्रेनिंग, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा, फाइनेंशियल लोन भी मिलेगा, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए एट द रेट ऑफ 4% रेट इंटरेस्ट। नेक्स्ट टाइम ये आ सकता है। और सब्सिडी कितने की मिल रही है उन्हें, 10,000 रुपए की सब्सिडी भी मिलेगी। आई होप ये क्लियर होगी स्कीम आपको। अब हम अपने लास्ट, अच्छा हाँ, इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये क्यों आई है, बिकॉज ये जो स्कीम लेकर आई है गवर्नमेंट, ये सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग आई थी उसके बाद आई है। वहां पर एक क्रिमिनल अपील की गई थी बुद्धा देव कर्म शकर के अगेंस्ट विद द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, इन्होंने की थी। ये जो केस है इसका नाम था बुद्धा देव कर्मा शकर
वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसके अंदर यूनियन गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी थी कि आपको स्कीम फॉर्मुलेट करनी है फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ फिजिकली एंड सेक्सुअली अब्यूज वुमेन थ्रू टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। सो ये डायरेक्शंस और ये रूलिंग गाइडलाइंस दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, जिसकी वजह से ये स्कीम स्टेट्स में और सेंट्रल लेवल पे इम्प्लीमेंट की गई है। ठीक है, कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट। ठीक है, तो करेक्ट बताना है आपको। एज पर 2011 सेंसस, देखो फिर सेंसस पे क्वेश्चन आए, हिमाचल प्रदेश इज द ओनली स्टेट जहां पर कंट्री की जहां पर 89.96% पॉपुलेशन अभी भी रूरल एरियाज में रहती है। सो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या है, हिमाचल प्रदेश ओनली स्टेट, ठीक है, जहां पर 89.96% पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है। आई थिंक इट इज रियली वेरी इजी। ठीक है, बहुत ही इजी होगा क्योंकि हमें पता है हिमाचल प्रदेश वो स्टेट है जहां पर पूरी कंट्री में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है। ठीक है, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर प्रोवाइड डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू अबाउट 70% ऑफ टोटल वर्कर्स इन द स्टेट। अब ये स्टेटमेंट थोड़ा मतलब ना इजी हो जाता अगर यहाँ पे एग्जैक्ट डेटा नहीं दी होता, एग्जैक्ट 70% नहीं दी होती है। ठीक है, लेकिन अगर परसेंटेज दिए तो आपको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा, अगर आपको पता है तो ही आप उसे ठीक कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। अबाउट 15.72% ऑफ टोटल जीएसडीपी, ठीक है, जो स्टेट का जीडीपी है उसका 15.72% जो है वो एग्रीकल्चर और एलिड सेक्टर से आता है। आउट ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया होगा यहाँ पे, ठीक है, एरिया ही है, दिस इज एरिया, ओके। सो आउट ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट, द एरिया ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग, जो ऑपरेशनल होल्डिंग्स है उनके अंदर जो एरिया आता है वो 29.44 लाख हेक्टेयर्स है। ठीक है, सो आपको यहाँ पर भी ध्यान देना है कि अगर ये आपको पता है ठीक है तो ही आप इसे ठीक कर सकते हैं, आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता है। आई एम टेलिंग यू दीज स्टेटमेंट्स आर डायरेक्टली फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, डायरेक्टली इकोनॉमिक सर्वे में से आई है, अगर आपने पढ़ी है तो आप इसे बहुत इजीली कर सकते थे। सो गाइस में आंसर हमारा बी था, यानी पहली दो स्टेटमेंट तो करेक्ट है लेकिन बाकी जो दो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। यानी देखो पहला तो मैंने बोला ही था आपको कि वो तो बहुत इजी है, लेकिन जो सेकंड वन है अगर आपको उसमें एग्जैक्ट परसेंटेज पता है तो ही आप उसे ठीक कर सकते हो। बाकी थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। अब हम जानते हैं कि वो गलत क्यों है, उनका सही आंसर क्या होगा। सो देखो यहाँ पे ये डायरेक्टली स्टेटमेंट्स हैं इकोनॉमिक सर्वे से, हिमाचल प्रदेश जो है ओनली स्टेट है कंट्री की जहाँ पे 89.96% जो है पॉपुलेशन वो रूरल एरियाज में रहती है। ठीक है, तो डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो है वो वहीं से आता है। अगर हम जीएसडीपी की बात करते हैं गाइस तो अबाउट 10%, ठीक है, हमारे वहां पे क्या दिया हुआ था, हमें 15.72% दिया हुआ था, लेकिन द राइट आंसर इज राइट ऑप्शन इज 10%। की 10% का जो टोटल हमारा स्टेट का जीडीपी है वो किस में से आता है, एग्रीकल्चर और एलिड एक्टिविटीज में से आता है। साथ ही साथ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट जो कि इतना है, उसका ऑपरेशनल होल्डिंग का एरिया कितना है, 9.55 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, और इट इज ऑपरेटेड बाय 9.61 लाख फार्मर्स। आई होप क्लियर होगा। सो ये क्वेश्चंस हम क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें पता चले कि कौन से सेक्शन में से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और हमें किस तरह से पढ़ना है। तो आपको पता चल रहा है आपको डेटास पढ़ने होंगे, आपको नंबर्स याद रखने पड़ेंगे, आपको इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ठीक है, अपना सेंसस पूरा कंप्लीट अच्छे से पढ़ना है। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ये नाबार्ड कंसल्टेंसी के ऊपर है। तो नाबार्ड कंसल्टेंसी जो है ना, इट वर्क्स बिटवीन द गवर्नमेंट एंड डिफरेंट फर्म्स, ताकि जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स है डिफरेंट, उनको जो भी सर्विसेज चाहिए वो इजीली मिल सके। सो नाबार्ड कंसल्टेंसी बेसिकली और रूरल एरियाज के जो प्रोजेक्ट है उनके लिए काम करती है। ठीक है, सो वाज नॉट इन्वॉल्व। अब आपको बताना है कि इनमें से किस असाइनमेंट में नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज इन्वॉल्व नहीं होगी। अब आप बोलोगे मैम नाबार्ड तो फिर भी पढ़ लेते, नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज कहाँ से पढ़ते। गाइस ये भी डायरेक्टली इकोनॉमिक सर्वे में से आया हुआ है। एग्जैक्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ऐसे ही दिया हुआ है आपको, और ये उसमें नीचे 5 प्रोजेक्ट्स भी दिए उन्होंने, किस इसमें उन्होंने पार्ट लिया है। अगर आपने वो पढ़ा होता तो आप इसे बहुत ही इजीली कर सकते थे। दिस इज अ इजी क्वेश्चन, नॉट अ डिफिकल्ट वन। अब बताना था कि इनमें से किस में इन्वॉल्व नहीं थी, ठीक है, तो इन सब में इन्वॉल्व थी, बिकॉज द राइट आंसर इज नन ऑफ दीज, यानी इन सब में इन्वॉल्व थी। ठीक है, सो अब कई बार कंफ्यूजन होता है बच्चों को, मेरे से क्वेश्चन भी पूछा था कि मैम कई बार ये समझ नहीं आता, जैसे नॉट इन्वॉल्व लिखा है, ठीक है,
सो हम क्या बोलेंगे कि इन सब में इन्वॉल्व थी, तो नन ऑफ दीज कैसे लगा देंगे कि किसी में भी इन्वॉल्व नहीं थी। देखो अगर और सिंप्लीफाई करना है ना, पहली बात तो हिंदी वर्जन देख लो, अगर इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा है और सिंप्लीफाई भी करना है ना, तो इस तरह से सोचो, जहां पे लिखा है नॉट ट्रू, नॉट करेक्ट, तो मतलब समझ लो फॉल्स है इससे रिलेटेड, ठीक है। तो नाबार्ड कंसल्टेंसी इनमें से किसके साथ काम नहीं कर रही थी, ठीक है, और वो कर आपको पता है कि चारों के साथ कर रही थी, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा कि कोई भी इनमें से ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जिनके साथ काम नहीं कर रही थी, नन ऑफ दिस, कोई भी नहीं है। तो जहां पे वर्ड आ जाए ऐसा हो जाएगा। बाकी जो नॉट करेक्ट वाले होते हैं ना, तो उन्हें आप फॉल्स कंसिडर कर लो, कि जहां पे लिखा है नॉट करेक्ट मतलब फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है, ठीक है। जहां पे लिखा है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, यानी ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, दीज आर दी स्निप्स फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे, आप देख सकते हो डायरेक्टली इसमें बताया हुआ। पहले तो बताया कि नाबार्ड कंसल्टेंसी जो है वो होली एक सब्सिडरी है, प्रमोटेड बाय नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड के अंदर में ही आती है। हम नीचे प्रोजेक्ट्स दिए हैं जिनके अंदर उसने पार्ट लिया है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फॉर इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन प्रोजेक्ट एट पराला एंड खारा पत्थर, ठीक है, खारा पत्थर और पराला में उन्होंने ऑलरेडी कोल्ड चेन प्रोजेक्ट में पार्ट लिया है। तो और भी आपको और भी ज्यादा मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे हमारा किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम भी आ गया, ठीक है, हमारी कौन सी किसान क्रेडिट कार्ड, SGVN टॉयलेट कंज्यूमर और ब्रॉडर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी, और साथ ही साथ DDU JKY में भी लिया है, ठीक है। तो ये रहा DDU JKY आ गया, SGVN आ गया, और ये रहा हमारा बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो आप देख रहे हो पॉइंट वाइज पूरा डेटा आपके पास है, सारी स्टेटमेंट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो दिस इज हाउ यू स्टडी, ठीक है। आप पढ़ते हो, आपको इम्पोर्टेंट लगता है, आप उसे अपनी नोटबुक अपनी नोटबुक में अपने नोट्स में लिख लेते हो, और फिर उसे दोबारा रिवाइज करते हो, तो आपको याद रहता है लंबे टाइम के लिए। और जब एग्जाम में आएगा, तो अगर आपको एग्जैक्ट भी याद नहीं आ रहा है, तो मे बी आपको कुछ टर्म्स याद आ जाए। फॉर एग्जाम्पल अब नोट्स में भी अगर मैं बताऊं आपको, तो जब आपको नोट्स बनाती है, डोंट हैव टू राइट एवरीथिंग इन दिस, जस्ट रिमेंबर, ठीक है, कि किसके साथ काम किया, आपको सिर्फ रिमेंबर किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, नाबार्ड कंसल्टेंसी वर्कड विद और वर्कड इन वाज इन्वॉल्व्ड, क्योंकि इन्वॉल्व वर्ड इन्होंने खुद यूज किया है, तो सिर्फ प्रोजेक्ट का नाम लिख लेते, वही दैट वाज इनफ, ठीक है। So now coming on to next question, the first one-day international cricket was played between which of the following team in HPCA Stadium धर्मशाला? Now this is an important question, और स्पोर्ट्स पे भी आया हुआ है साथ ही साथ। अब कोई चीज, एक स्पेसिफिक चीज हिमाचल में हुई, दैट तो पहली बार वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट हो रहा है, फर्स्ट टाइम, तो आपको पता होना चाहिए उसकी रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। द राइट आंसर हुआ इंडिया एंड इंग्लैंड, एंड आई होप सब लोग सबने ये क्वेश्चन ठीक किया होगा, बिकॉज इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। द फर्स्ट इंटरनेशनल प्लेड दिस ग्राउंड इन दिस ग्राउंड वाज द पाकिस्तानी क्रिकेट टीम व्हेन दे प्लेड एन वार्म अप मैच अगेंस्ट इंडिया ए साइड इन 2005, ठीक है। लेकिन फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल जो था वो फर्स्ट इंटरनेशनल टीम थी, लेकिन जो फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल है ODI है, इस स्टेडियम में इंडिया और इंग्लैंड के बीच में हुआ था ऑन 27 जनवरी 2030, ठीक। Now coming on to the next question guys, इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो हिमाचल प्रदेश इज द फर्स्ट स्टेट पायनियर द डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स DGI फॉर द मेजरिंग गवर्नेंस परफॉर्मेंस ऑन 7 थीम्स, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश पहली स्टेट है जिसने पायनियर किया डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स को मेजर करने के लिए गवर्नेंस परफॉर्मेंस ऑन 7 थीम्स। अब इसके अंदर मल्टीपल डायमेंशंस हैं, जो मल्टीपल चीजें जिन पर आपको ध्यान देना है। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश फर्स्ट स्टेट होनी चाहिए। सो इट्स अ करंट क्वेश्चन, अपने करंट में न्यूज में काफी ज्यादा आया था जब गुड गवर्नेंस इंडेक्स आता है। सो उस टाइम पे ये सारी चीजें आती है, तो आपको वो सब पढ़ना है। अगर आप अवेयर हैं अबाउट योर स्टेट, ये क्या चाह रहा है कि आप अपनी जो स्टेट है उससे रिलेटेड अवेयरनेस है या नहीं है आप पे, तो वो चीज यहाँ पे चेक की जाती है। तो आइडिया ऑफ DGGI वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पब्लिक अफेयर सेंटर बेंगलुरु व्हेन हिमाचल प्रदेश रैंक फर्स्ट अमंग 12 स्मॉल स्टेट ऑन द पब्लिक अफेयर इंडेक्स, ठीक है। तो देखो उन्होंने इतनी सारी चीजें यहाँ पे बता दी आपको। द थर्ड स्टेटमेंट इज गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज डिसाइडेड कि DGGI जो है वो रेगुलर एक्सरसाइज होगी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक। और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट जो है उसको अवार्ड दिया गया फर्स्ट प्राइज का ऑन द बेसिस ऑफ DGGI 2019। सो इट इज टोटली फ्रॉम द करंट, और राइट आंसर ये है कि सारे ही ऊपर के स्टेटमेंट सही है एक्सेप्ट हमीरपुर, यानी हमीरपुर इज नॉट द डिस्ट्रिक्ट जिसको फर्स्ट प्राइज मिला है अंडर DGGI 2019। सो द राइट आंसर इज बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। की बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट
वो डिस्ट्रिक्ट है जिसको फर्स्ट प्राइज मिला है अंडर TGGI इंडेक्स रिपोर्ट 2019। सो अब से आपको ये सारी रिपोर्ट्स भी पढ़नी है, ठीक है। जो गुड गवर्नेंस से रिलेटेड आएगी, पब्लिक अफेयर से आएगी, या फिर हेल्थ से रिलेटेड कोई आ रही है, फिर ASER रिपोर्ट का क्या आया है, ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है तो उसमें हिमाचल ने किस तरह का परफॉर्म किया है। सो ये सारी रिपोर्ट्स आपको पढ़नी है। NFHS की रिपोर्ट होगी, ठीक है, फिर ASER रिपोर्ट हो गई है। You need to read all these reports, स्पेसिफिकली हिमाचल से रिलेटेड जो डेटा शो हुआ है वो आपको इसके अंदर पढ़ना बहुत जरूरी है। अब कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, द स्टेट गवर्नमेंट हैज टेकन, आपको बताना है इनकरेक्ट बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ओके, तो स्टेट गवर्नमेंट हैज टेकन एन इनिशिएटिव टुवर्ड्स गुड गवर्नेंस बाय सेटिंग अप द CM डैशबोर्ड। ठीक, अब गुड गवर्नेंस पे पहले भी क्वेश्चन आया, नेक्स्ट क्वेश्चन भी गुड गवर्नेंस पे पूछ लिया उन्होंने। इनका कहना है कि गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया गुड गवर्नेंस का बाय, उन्होंने सेटअप किया है इसी डायरेक्शन में CM डैशबोर्ड को, ठीक है। तो ये सही हो सकता है, इट्स नॉट दैट स्पेसिफिक क्वेश्चन, कोई डेटा नहीं दिया है। उसके अलावा भारत नेट is an initiative of good governance of India to provide broadband services to the municipalities। यानी गुड गवर्नेंस के अंदर ही भारत नेट जो है वो एक ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करेंगे टू दी म्युनिसिपैलिटीज। अब ये तो ठीक है, भारत नेट ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करेंगे, सबको पता है, बट क्या म्युनिसिपैलिटीज को ही करेंगे, सिर्फ म्युनिसिपैलिटीज को करेंगे, उसमें आगे नहीं बताया। तो यही आपको यहाँ पे जज करना है, एनालाइज करना है, पता होना चाहिए आपको। उसके अलावा हिमस्वान was set up in the state under state e-governance plan in 2010। अब बाकी सब ठीक है कि हिमस्वान क्या होता है, हिमस्वान एस्टैब्लिश किया गया गवर्नेंस के लिए, लेकिन कब किया है, 2010 में किया है। तो क्या ये ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो इस स्पेसिफिक स्टेटमेंट, सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, क्योंकि एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, उसको ध्यान से पढ़ना और पता है तो ही उसे ठीक करना, अदरवाइज नहीं। गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश has set up a state data center at Delhi in 2020। यह भी स्पेसिफिक क्वेश्चन आ गया कि हिमाचल प्रदेश ने एक स्टेट डेटा सेंटर स्टैब्लिश किया है 2020 में दिल्ली के अंदर। सो गाइज, जैसे कि आपको दिख रहा है, तो राइट ऑप्शन है हमारा वो है 2, यानी 2 और 3 स्टेटमेंट आर नॉट राइट, यानी दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। इससे हमें पता चलता है पहला जो स्टेटमेंट है वो ठीक है। अब आपने एक चीज नोटिस करी है, जितने भी हमारे इनडायरेक्ट स्टेटमेंट होते हैं, यानी नॉट सो स्पेसिफिक, कुछ जनरलाइज स्टेटमेंट होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो ठीक होते हैं, ठीक। और जो हमारे स्पेसिफिक स्टेटमेंट है उनमें भी हमारा 4th जो है वो करेक्ट है। गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने स्टेट डेटा सेंटर स्टैब्लिश किया है दिल्ली में 2020 में। अब ये बाकी जो 2 स्टेटमेंट है इनमें गलत क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो भारत नेट जो है वो ब्रॉडबैंड नेटवर्क प्रोवाइड करता है, गवर्नेंस ओन ब्रॉडबैंड नेटवर्क करता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर को, सेटअप बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ, किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉर द एस्टैब्लिशमेंट, ना कि सिर्फ प्रोवाइड कर रहा है म्युनिसिपैलिटीज को, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स को भी ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है ये। देन क्या काम करता है, एस्टैब्लिशमेंट का, मैनेजमेंट का और ऑपरेशन का नेशनल ऑप्टिकल फाइबर को, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब अगर हम हिमस्वान की बात करते हैं, हिमस्वान जो है वो 5 फरवरी 2008 में लॉन्च किया गया था हिमाचल प्रदेश में, एंड इट वाज, हिमाचल वाज द फर्स्ट state in the country to establish state-wide area network as e-governance to create the citizens government interface। एक citizen government interface है, और हिमाचल प्रदेश पहली स्टेट थी जिसने ऐसा स्टेट वाइड नेटवर्क स्टैब्लिश किया था। लेकिन वहां हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, 2010 दिया था, लेकिन वो 2010 में नहीं 2008 में किया गया था। सो दैट इज द राइट आंसर, इस वजह से वो स्टेटमेंट्स गलत है। सो गाइज, थैंक यू सो मच। और अब तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल, ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जहां पर आपको इन सारी वीडियोस की PDF मिल जाएंगी और आप अपने नोट्स बना सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच गाइज। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है माइंड में, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर, यू कैन ऑल्सो मेल अस ऑन दिस email ID। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।